असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन असफल होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। सही नेतृत्व की कमी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। आंदोलन पूरे देश में फैल गया, लेकिन कई जगह अच्छे नेताओं की कमी थी। इसी कारण लोग सही तरीके से आंदोलन को नहीं चला पाए। गरीब लोगों की समस्या। लोगों से विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने को कहा गया। खादी पहनने की सलाह दी गई, लेकिन खादी बहुत महंगी होती थी। गरीब लोग इसे नहीं खरीद सके। इससे लोगों का उत्साह कम हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। स्कूल कॉलेज अदालतों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी के कहने पर सभी लोग स्कूल कॉलेज अदालत का बहिष्कार कर दिए, लेकिन इसके विकल्प में कोई भारत का स्कूल नहीं था। भारत के लोगों का कुछ कॉलेज भी नहीं था और अदालत भी नहीं था, लेकिन उनकी जगह भारतीय संस्थान नहीं बने। इसी कारण विद्यार्थी फिर से अंग्रेज के स्कूल जाने लगे। वकील दोबारा फिर से अदालत में काम करने लगे। हिंसा का फैल जाना। यह आंदोलन अहिंसक था। गांधी जी कहे थे कि हम लोगों को लड़ाई वगैरह नहीं करना है, हम लोग अहिंसा तरीके से अंग्रेज से लड़ाई भी करेंगे और जीत भी जाएंगे। माने हम लोग कोई छुरा, कोई बंदूक वगैरह से लड़ाई नहीं करना है, हम लोगों को अहिंसक तरीके से अंग्रेज़ों से जीतना है। लेकिन बाद में कुछ जगह हिंसा होने लगी। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी में भीड़ ने पुलिस के थाने में आग लगा दी। मतलब पुलिस को घेर लिए, अब पुलिस को थाने में बंद करके वहीं आग लगा दिए। सारे पुलिस, अंग्रेज के पुलिस मर गए। इसी घटना में पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। आंदोलन वापस लेना। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। चोरा चोरी की घटना से वे दुखी हो गए। जो बहुत सारे पुलिस मर गए ना हिंसा के कारण। गांधी जी तो कहे थे कि हम लोगों को हिंसा नहीं करना है, लेकिन भारत के लोगों ने हिंसा करके पुलिस को मार ही दिया, अंग्रेज पुलिस को। और इससे क्या हुआ कि गांधी जी भी दुखी हो गए कि हम लोगों मेरी बातों पर सब लोग रहे नहीं। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इन सभी कारणों से असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, अंततः असफल हो गया। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त धूप मिलती है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन में अपार संभावनाएं हैं। मतलब भारत में सौर ऊर्जा का है ना बहुत ज़्यादा उपयोग भविष्य में होगा। इसका बहुत सारा कारण बताना है। तो पहला कारण यहाँ हम पढ़ भी चुके हैं कि भारत कैसा देश है, उष्णकटिबंधीय है। मतलब यहाँ सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आती है और पूरे वर्ष पर्याप्त धूप मिलती है। इससे सौर ऊर्जा के उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। पहला यहाँ पॉइंट दिए हैं, सूर्य का प्रकाश मुफ्त। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुफ्त उपहार है, माने फ्री में मिलता है सूर्य का ऊर्जा। इसके द्वारा बिना किसी ईंधन की बिजली बनाई जा सकती है। मतलब हम लोगों को ऊर्जा बिना ईंधन का ही बिजली बना सकते हैं। फ्री का है तो बिजली बना लेंगे, उपयोग कर लेंगे। खाली और बंजर ज़मीन का उपयोग, जो खाली है बंजर ज़मीन है वहाँ भी सोलर प्लेट लगा करके बिजली उत्पादन कर लेंगे और उसको उपयोग कर लेंगे। वही लिखा हुआ। भारत में बहुत सी बंजर और खाली ज़मीन उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा सकता है। संयंत्र लगा लेंगे, मशीन लगा लेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। सोलर पार्क का विकास। देश में कई बड़े सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। इनसे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है। विदेशी मुद्रा की बचत। सौर ऊर्जा का उपयोग से तेल और गैस के आयात में कमी आती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। मतलब जो हम तेल और गैस दूसरे देश से आयात कर रहे हैं, तो हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। अब तो उस पैसा का बचत हो सकता है। वही सोलर ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली बना लेंगे तो पैसा बच जाएगा। तो वही लिखा, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। नवीकरणीय और प्रदूषण रहित ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय माने फिर से नया, वो खत्म होने वाला चीज़ नहीं है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग। गांव में सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे खाना पकाने, पानी निकालने, पानी गर्म करने, घरों व सड़कों पर रोशनी में मदद मिलती है। इन सभी कारणों से भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में एक प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से नियमित कपड़ा आपूर्ति के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे कि भारत के बुनकरों से हमें नियमित माने लगातार कपड़े की आपूर्ति होते रहे और उस कपड़े को हम महंगे दामों पर दूसरे जगह बेचते रहें और पैसा ज़्यादा कमाते रहें।
तो वो नियमित आपूर्ति चाह रहे थे भारतीय बुनकरों से ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके लिए क्या क्या किए ईस्ट इंडिया कंपनी वो समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे कि भारतीय बुनकरों से हमेशा उसी के लिए सूती और रेशमी कपड़े बनाएं, और इसके लिए कंपनी ने निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहले से पैसा दे देना। ईस्ट इंडिया भारतीय बुनकरों को पहले पैसा दे देते। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों को पहले पैसा देती थी, लेकिन बहुत ही कम पैसा देती थी। माने कम पैसा में ज़्यादा कपड़ा बनवाती थी। तो कंपनी बुनकरों को कपड़ा बनाने के लिए पहले ही पैसा दे देती थी। इसे कर्ज कहा जाता था। कर्ज लेने के बाद बुनकर कंपनी के लिए ही काम करने को मजबूर हो जाते थे। अब बुनकर तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा ले लिए, तो अब बुनकर को मजबूरी में जल्दी काम करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। अपने कर्मचारी रखना। कंपनी ने अपनी कर्मचारी रखे, जिन्हें गुमासत कहा जाता। ये कर्मचारी बुनकरों के काम पर नज़र रखते थे। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिए, मैंने चुन दिया, उसको गुमासत कहा जाए। गुमासत का काम था कि बुनकरों पर नज़र रखना, क्योंकि वो सामान बना रहे हैं तो किसी और को नहीं दे रहे हैं, केवल उनका गुमासत को यही काम करना पड़ता था कि बुनकरों पर नज़र रखना पड़ता था। उनका यही पर्पज़ था कि जो भी बुनकर कपड़ा बनाए वो केवल का केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे। दूसरे व्यापारी से रोक। गुमासत यह सुनिश्चित करता था कि बुनकर किसी अन्य व्यापारी के लिए काम ना करें। बुनकर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही कपड़ा बनाते थे। कपड़ा सिर्फ कंपनी को बेचना। जिन बुनकरों ने कर लिया था वे अपना कपड़ा अपना बनाया कपड़ा केवल कंपनी को ही बेच सकते थे। उन्हें किसी और को कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं थी। कम दाम और शक्ति। कंपनी बुनकरों को बहुत कम दाम देती थी। बुनकर मोल भाव नहीं कर सकते थे। गुमासत उनके साथ सख्ती से पेश आते थे, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्ज, दबाव और शक्ति के माध्यम से भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की। कौन लोग क्या है, इसे क्यों हटाया गया, इसके क्या परिणाम हुए। 18वीं सदी में ब्रिटेन की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। इससे खाने के अनाज की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन के बड़े ज़मींदार नहीं चाहते थे कि बाहर से अनाज आए। वे अपना अनाज महंगे दाम पर बेचना चाहते थे। उनके दबाव में सरकार ने विदेश से अनाज मंगाने पर रोक लगा दी। इसी कानून को कॉर्न लॉ कहा गया। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, ब्रिटेन की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन का मांग भी बढ़ेगा, अनाज का मांग भी बढ़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को भोजन चाहिए। अब वहाँ के बड़े बड़े जो ज़मींदार थे वो नहीं चाह रहे थे कि जो अनाज है वो विदेशों से मंगाया जाए। उनका कहना था कि मेरा ही अनाज महंगे दामों पर बिके और हमको फ़ायदा हो। तो इसके दबाव और इसी के दबाव में सरकार ने भी काम किया। माने ज़मींदारों की बात सरकार ने भी मान ली और विदेश से आने वाले अनाज पर रोक लगा दी। इसी कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता है। कॉर्न लॉ क्यों हटाया गया? कॉर्न लॉ के कारण देश में अनाज की कमी हो गई। अनाज बहुत महंगा हो गया। गरीब लोगों को भोजन मिलना कठिन हो गया। मजदूर और उद्योगपति दोनों परेशान हो गए। जनता के भारी विरोध के कारण सरकार को यह कानून हटाना पड़ा। कॉर्न लॉ के कारण क्या हुआ कि जब विदेश से सामान आना बंद हो गया तो ब्रिटेन में तो जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन अनाज की मात्रा नहीं बढ़ रही थी, तो इससे अनाज कम पड़ गया। कोई भी चीज़ कम होता है ना तो उसका दाम ज़्यादा हो जाता है। तो अनाज की कमी के कारण वो महंगा हो गया। महंगा होने से जो गरीब लोग थे उनको भोजन मिलना कठिन हो गया। उद्योगपति भी परेशान होने लगे। तो सभी जनता मिलकर के सरकार का विरोध करने लगे, और इसी विरोध के कारण सरकार ने इस कॉर्न लॉ को हटा दिया। अब कॉर्न लॉ का परिणाम क्या हुआ? विदेशों से सस्ता अनाज आने लगा। अब जब सस्ता अनाज आ रहा है तो अनाज की कीमतें कम हो गई। अब ब्रिटेन में सस्ती कीमत पर अनाज मिलने लगा। आम लोगों को अब राहत मिला। कॉर्न लॉ हटने से ना आम लोगों को राहत मिलने लगा और उद्योगपति को भी लाभ हुआ। कॉर्न लॉ जनता के लिए हानिकारक था, इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कैसे मदद की? मुद्रण का मतलब होता है जो छपाई, माने छपाई प्रक्रिया में 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। बड़े बड़े मशीन आ गए छपाई के लिए, जिससे है ना कोई भी चीज़ सस्ता हो गया। तो उसका असर, उससे क्या भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद किया? मतलब भारत के लोगों के दिल में देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे जागी? यानी वो लोग स्वतंत्रता की मांग अंग्रेजों से
अंग्रेजों से मांग तो करने लगे, लेकिन इसमें मुद्रण संस्कृति का क्या रोल था वो समझना है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को जागरूक बनाया और उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सोचने के लिए प्रेरित किया। पहला, अखबार की भूमिका। अखबार और पत्रिकाओं ने अंग्रेज सरकार को गलत नीतियां और अत्याचार का उजागर किया। इससे लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ी। जैसे कि अखबार सस्ता हो गया ना, अब गरीब लोग भी पढ़ सकते थे, हर लोग पढ़ सकते थे। तो अखबार में अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारी बातें छापी गई, जैसे अंग्रेज जो अत्याचार करते थे, अंग्रेज जो गलत नीति आते थे, इसको पढ़ करके बहुत सारे भारतीय लोग समझने लगे कि अंग्रेज लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे भारत के लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ी। कहानियाँ और कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना फैलाई गई। मतलब भारत से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं लिखी गई, जिससे है ना देश के प्रति लोगों में प्रेम की भावना जाग जाए। आनंद मठ जैसी पुस्तिका ने लोगों को देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। राष्ट्रवादी विचार का प्रचार। राष्ट्रवादी अखबारों ने स्वतंत्रता से जुड़े विचार आम जनता तक पहुंचाए। मैंने स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ जो भी बात है वो विचार को आम जनता तक। कौन से अखबार? राष्ट्रवादी अखबार। इससे आज़ादी पाने की इच्छा मजबूत हुई। मैंने सब लोग अब जान गए तरीका कि हमको कैसे आज़ादी मिल सकती है और हम स्वतंत्र हो सकते हैं। कार्टून और चित्र के द्वारा अंग्रेजी शासन की बुराई को सरल भाषा में दिखाया गया। इससे लोग शासन के खिलाफ सोचने लगे। मैंने कार्टून और चित्र के माध्यम से ना अंग्रेज के शासन की बहुत सारी बुराई को दिखा दिया गया कि देखिए अंग्रेज सरकार इस तरह की बुराई कर रहे हैं। इससे लोग है ना शासन के खिलाफ सोचने लगे कि अंग्रेज सरकार को हर हाल में हटाना चाहिए और हम लोगों को अपना शासन, अपने देश के लोगों को सरकार बनाना चाहिए ताकि वो हमारे हित के बारे में सोचें। लोगों में जागरूकता। मुद्रण संस्कृति से लोगों पढ़ना लिखना सीखने लगे। वे नेताओं, समाज सुधारकों के विचार समझने लगे। इससे राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ। मुद्रण संस्कृति ने लोगों को जागरूक बनाया और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा की। इसी कारण भारत में राष्ट्रवाद विकास हुआ। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इन कथनों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ है सभी देशों के बीच, माने जितने सारे देश हैं उनके बीच में व्यापार बढ़ना, काम बढ़ना और संपर्क बढ़ना। मतलब एक देश का संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छा होना, काम भी एक का देश का काम दूसरे देश में चल रहा है, ऐसा व्यापार भी हो रहा है, एक देश से व्यापार दूसरे देश में आसानी से हो जा रहा है, तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का असर समाज में सभी लोग और क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं पड़ा। यहाँ प्रश्न में है कि वैश्वीकरण का प्रभाव समान क्यों नहीं है, इसके बारे में बताना। तो वैश्वीकरण का असर समाज के सभी वर्गों में और क्षेत्रों में एक जैसा नहीं पड़ा। कुछ क्षेत्र को इससे अधिक लाभ मिला जबकि कुछ वर्गों को नुकसान भी हुआ। माने वैश्वीकरण से कुछ क्षेत्र को लाभ भी मिला, कुछ क्षेत्र को नुकसान भी हुआ। इसी का कारण कहा जाता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। शहर और गाँव पर अलग प्रभाव। वैश्वीकरण से शहरों के अमीर लोगों को अधिक लाभ हो गया, उन्हें नई और बेहतर सुविधाएं मिली, लेकिन गांव और गरीब लोगों को इसका कम लाभ मिला। बड़ी कंपनियों को लाभ। कुछ भारतीय कंपनियां बहुत बड़ी बन गई। कई कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिले। किसान और छोटे उद्योगों को नुकसान हो गया। वैश्वीकरण से किसान और छोटे व्यापारी विदेशी कंपनियों के मुकाबला नहीं कर पाए। माने विदेश से अच्छे किस्म के सामान आने लगे ना, तो जो छोटे छोटे उद्योग थे वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए। जो अच्छे किस्म के जो विदेश से सामान आते थे सब लोग उसी को खरीदते थे। छोटे उद्योग वाले तो सामान को कोई खरीदे नहीं, तो जिससे छोटे उद्योगों को तो नुकसान हो गया। इससे उनकी आय घट गई। मैंने छोटे उद्योगों की आय घट गई क्योंकि उसका सामान ही नहीं बिक रहा था। कई संस्थानों पर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। अमीरों के लिए वस्तुएं। वैश्वीकरण से मोबाइल, कार, टीवी, फ्रिज, जंक फूड जैसी वस्तुएं बढ़ी। ये वस्तुएं अधिकतर अमीर वर्गों के लिए ही उपयोगी थी। छोटे दुकानदार पर प्रभाव। विदेशी कंपनियां के आने से छोटी दुकानों का व्यापार कम हो गया क्योंकि छोटी दुकानों का सामान नहीं बिकता था, क्योंकि विदेश से जो आते थे सामान वो अच्छा और सस्ते में मिल जाता था। इसीलिए छोटे दुकान वाले कोई सामान खरीदना पसंद नहीं करते थे, और जब उसका सामान ही नहीं कोई खरीदेगा तो उसका कमाई ही नहीं होगा।
और वो गरीब बन जाएगा बेचारा। कई छोटे दुकानदार का रोजगार खतरे में पड़ गया, अब उसको पैसा ही नहीं कमा पा रहा है, तो बैठे बैठे क्या करेगा, मक्खी मारेगा क्या। वैश्वीकरण से कुछ वर्गों को लाभ हुआ और कुछ वर्गों को नुकसान, यानी अमीरों को फायदा हो गया, बड़े बड़े कंपनियों को फायदा हो गया, कुछ वर्गों को नुकसान, गरीबों को, छोटे दुकानदारों को नुकसान हो गया, छोटे उद्योगपतियों को नुकसान हो गया, छोटे छोटे किसानों को नुकसान हो गया। इसीलिए इसका हम कह सकते हैं, इसीलिए इसका प्रभाव सभी पर समान नहीं है, माने वैश्वीकरण का प्रभाव सभी पर समान नहीं पड़ा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता मनरेगा। 2005 का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को गांव के लोगों को काम देने के लिए बनाया गया, यानी मनरेगा जो बनाया गया उसका मुख्य उद्देश्य था गांव के लोगों को काम मिले। इसकी मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। काम का अधिकार, इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को काम पाने का अधिकार देना। इससे बेरोजगारी कम हो गई, जाहिर सी बात है, लोगों को काम मिलेगा तो बेरोजगार कोई रहेगा ही नहीं। 100 दिन का काम, हर ग्रामीण परिवारों के एक सदस्य को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। गांव से शहर पलायन रोकना, मनरेगा का एक और उद्देश्य था कि जो गांव से शहर काम करने के लिए जा रहे उसको रोकना, यानी गांव के लोगों को गांव में ही काम देना। गांव में ही काम मिलने से लोगों को शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ा। गरीब लोगों की मदद, मनरेगा का नेक्स्ट उद्देश्य था कि गरीब लोगों की मदद किया जाए। काम मिलने से गरीब लोगों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। बेरोजगारी भत्ता, यदि सरकार काम नहीं दे पाए उस गरीब लोगों को तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी वो बैठे ही रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, फिर भी सरकार को उसको पैसा देना पड़ेगा। इसका कारण है कि सरकार वादा की है कि हम आपको काम देंगे, अगर काम नहीं दे पा रही है तो उसको बैठे बैठे भी पैसा देंगे। गांव का विकास, इस योजना से सड़क, तालाब, नहर जैसे कार्य होते हैं, इससे गांवों का विकास होता है। मनरेगा का एक उद्देश्य ये भी था कि गांव के लोगों को गांव में ही काम देना, लेकिन सरकार गांव में काम कैसे देगी? वो गांव में ही सड़क निर्माण करेगी, तालाब बनवाएगी, नहर बनवाएगी और उसी में ग्रामीण लोगों को काम भी देगी। तो इससे दो फायदा हुआ, एक वो तो गाँव के लोगों को काम भी मिल जाएगा, दूसरा गाँव का विकास भी होगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार देना, गरीबी कम करना, गांव का समग्र विकास करना। केवल 1 मिनट में 5 नंबर का प्रश्न समझते हैं। फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव कैसे पैदा किया गया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों को यह समझाया कि वे सभी एक ही देश और एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पितृभूमि और नागरिक का भाव, लोगों को बताया फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कि फ्रांस उनकी पितृभूमि है। जैसे भारत के लोग मातृभूमि मानते हैं ना, भारत माता मानते हैं ना, उसी प्रकार पितृभूमि वहाँ माना गया। देश में रहने वाला हर व्यक्ति उसका नागरिक है। इसके लिए लोगों में एक समान पहचान बनी, समान अधिकार, एक संविधान बनाया गया, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। अब कोई ऊंचा नीचा नहीं रहा। नया राष्ट्रीय झंडा, राजा का झंडा हटाकर तिरंगा झंडा अपनाया गया। यह पूरे देश में नई पहचान बना। जनता की सभा, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाने लगे, मतलब नेशनल असेंबली में जो भी सभा करेंगे वो जनता द्वारा चुने गए सदस्य जाकर के सभा करेंगे। राष्ट्रीय भावना का विकास, देशभक्ति गीत रचे गए, लोगों में राष्ट्र के लिए शपथ दिलाई गई, शहीदों को सम्मान दिया गया। एक जैसा कानून, पूरे फ्रांस में समान कानून लागू किए गए, सभी नागरिकों पर एक ही नियम लागू हुए। कर और माप तोल में समानता, देश के अंदर लगने वाले कर हटा दिए गए, माप तोल की एक समान प्रणाली अपनाई गई। एक राष्ट्रीय भाषा, अलग अलग बोलियों की जगह फ्रेंच भाषा को पूरे देश की भाषा बनाया गया। इन सभी कदमों से फ्रांसीसी लोगों में एकता की भावना बढ़ी, वे स्वयं को एक राष्ट्र के नागरिक मानने लगे। केवल मुख्य बिंदु के बात किया जाए तो पहचान बनाने के लिए पितृभूमि और नागरिक का भाव सभी लोगों में। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो पहला विश्व युद्ध के कारण है ना, भारत के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के कारण ना भारत के लोग
अब स्वतंत्रता की मांग करने लगे, उसी को कहा गया राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन करना, उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के कारण कैसे पनपा वो समझते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया अत्याचार। अंग्रेज अत्याचार जब भारत के लोगों पर कर रहा था, तो भारत के लोगों एकजुट हो रहे थे और स्वतंत्रता का मांग करने लग रहे थे। तो वो कौन कौन सा अत्याचार कर रहे थे वो समझते हैं। पहले विश्व युद्ध के कारण भारत के लोगों में भारी कष्ट झेलना पड़ा। इससे अंग्रेज सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। करों में वृद्धि और महंगाई। युद्ध का खर्च निकालने के लिए सरकार ने कर बढ़ा दिए, रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो गई, गरीब लोगों का जीवन कठिन हो गया। अंग्रेज सरकार युद्ध लड़ रही है और टैक्स बढ़ा रही है भारत के लोगों पर, और साथ साथ में सामान भी महंगा हो रहा है। तो गरीब लोगों का जीवन कठिन बहुत ज़्यादा हो गया। पहला तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, दूसरा महंगी वस्तुओं को खरीदना पड़ रहा है। जबरन सैनिक भर्ती। भारतीयों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। गांव के से युवकों को युद्ध में भेजा गया। इससे लोगों में डर और नाराज़गी फैल गई। मैंने गांव से लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके उसको लड़ाई करने के लिए भेज दे रहे थे। अकाल और महामारी। कई क्षेत्रों में फसलें खराब हो गई, खाने की कमी से अकाल भी पड़ गया। इसी समय फ्लू जैसी महामारी फैली, इससे बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे क्षेत्रों में अकाल पड़ गया, फसलें खराब हो गई। फसलें खराब होने, फसल ही नहीं हुआ तो अकाल पड़ेगा ही। इसी कारण और साथ साथ में एक महामारी भी फैल गई पूरे क्षेत्रों में। अब महामारी फैलने से बहुत सारे लोग मर गए। सरकार की उदासीनता। सरकार ने जनता की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया, न पर्याप्त मदद भी की। जब अकाल पड़ रहा था, जब फसल खराब हो रहा था, जब महामारी पूरे क्षेत्र में फैल रहा था, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, उस समय सरकार भारत के लोगों को मदद नहीं किया, ना राहत भी पहुंचाई। इससे जनता अंग्रेज सरकार से नाराज़ हो गई कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो हमारे हित के बारे में सोच ही नहीं रही है, केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है और हमारे टैक्स से वो अपना फ़ायदा कमाती है, लेकिन हमारे लिए कुछ करती नहीं है। ये सभी अत्याचार के कारण सभी लोग, भारत के लोग अब एक होने लगे और स्वतंत्रता का मांग करने लगे। सभी लोग एक होकर स्वतंत्रता का मांग करने लगे। उसी को इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। इन सभी कारणों से अंग्रेज सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ा और लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना शुरू किया। प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। श्रीलंका में सिहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव के कारण लिखें। श्रीलंका में सिहली समुदाय बहुसंख्यक है, माने सिहली की ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है, माने तमिल की संख्या बहुत ही कम है। स्वतंत्रता के बाद सत्ता पर सिहली समुदाय का अधिक नियंत्रण हो गया। इस कारण सत्ता की उचित भागीदारी नहीं हो सकी और दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। स्वतंत्र जैसे श्रीलंका हुए ना, तो उस समय जो बहुसंख्यक थे सिहली, उसका जो नियंत्रण है ना अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तमिल के बारे में वो सोचने भी नहीं लगे और उनको भागीदारी भी नहीं देने लगे सत्ता में, और इसीलिए सिहली और तमिल के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। पॉइंट समझते हैं। सिहली भाषा को प्राथमिकता। सरकार ने सिहली भाषा को देश के एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया। तमिल भाषा को उचित महत्व नहीं दिया गया, मैंने राज्य भाषा अपनी भाषा को घोषित कर दिया, तमिल को कोई महत्व नहीं दिया। शिक्षा में भेदभाव। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय सिहली छात्रों को अधिक अवसर दिए गए, मैंने सिहली छात्रों को बहुत ज़्यादा सीट आरक्षित कर दिया गया। बड़े बड़े और चीज़ों में सिहली भाषा वाले लोगों को लाया गया, नहीं तमिल छात्रों को के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। सरकारी नौकरियां में असमानता। सरकारी नौकरियां में सिहली समुदाय को प्राथमिकता दी गई, माने सरकारी नौकरी में सिहली लोगों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। अब सिहली लोग ही ये नौकरी कर सकते हैं, ऐसी प्राथमिकता दी गई। तमिल लोगों पीछे रह गए, मैंने तमिल लोगों को सरकारी नौकरी में भी वैल्यू नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म को सरकारी संरचना। सिहली लोग जो होते हैं ना, वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए सरकार ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दे दिया गया। मैंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए फंड भी दिया गया, उनको संरक्षण भी दिया गया। इससे तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ा, क्योंकि तमिल के लोग अधिकतर हिंदू या फिर मुस्लिम धर्मों को मानते हैं। सिहली लोग कौन से धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म को। सत्ता में भागीदारी की कमी। तमिल समुदाय को सरकार और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, मैंने उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ना। इन सभी कारणों से तमिल समुदाय में असंतोष फैला, सिहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार की
मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जनता की सरकार। लोकतंत्र में सरकार जनता की इच्छा से चलती है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। सरकार जनता की राय को महत्व देती है। उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार। लोकतंत्र में सरकार को जनता चुनती है, इसीलिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। मैंने सरकार को जनता नहीं बनाया ना, तो सरकार का भी काम है जनता को क्या कमी हो रहा है, क्या समस्या है, उसका समाधान करना। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो जनता उसे हटा सकती है। समानता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। सभी को बोलने, लिखने और सभा करने की आज़ादी भी होती है। व्यक्ति की गरिमा का सम्मान। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है। विविधता में एकता। लोकतंत्र में अलग अलग विचार का सम्मान किया जाता है। निर्णय सोच समझ कर और बातचीत से किया जाता है। इससे झगड़े कम होते हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की सरकार होती है जो समानता, स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित होती है।